हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। माय नेम इज खुशबू एंड आज की क्लास में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि हमने एज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने डिमांड किया है कमेंट सेक्शन में, मैम की हिंदी में प्लीज लेकर के आइए क्वेश्चंस को। ओके तो हमने क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है मैंने। ओके तो आपको जो है अब कोई कंप्लेन नहीं रहा। अब क्या करना है, सिंपली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, राइट। सो करंट अफेयर्स पढ़िए एंड उसके साथ जो है बाद में हमारा जब इवनिंग में रात के 8 बजे रोज जो ये डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की जब क्लास रिलीज होती है तो वहां से आप रिवीजन कर लीजिए, आपका पहले के भी रिवाइज हो जाएंगे एंड उस दिन के करंट अफेयर्स के लिए भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा, राइट। सो बल्ले बल्ले, राइट। ओके so let's get started, but before that little bit of information related to the courses and उससे भी पहले जो है डेमो क्लासेस का जो है वो चल रहा है। अभी हमारे फ्री डेमो क्लासेस हो रही हैं एवरी डे 10:30 AM को है। सो प्लीज इसको ज्वाइन करें, फ्री है, हाइब्रिड मॉडल है, तो आप ऑफलाइन भी आकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप क्लास ले सकते हैं। इट्स दैट्स इजी, दैट्स मतलब इतना इजी है। इन ऑर्डर टू गेट डिटेल्स आप जो है यहाँ पे कॉल करके अपने मतलब ज्वाइन करना है उस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तथास्तु ICS की .com वेबसाइट जो है वहां से भी जा करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू दीज डेमो क्लासेस कि किस तरीके से अटेंड करना है। MA BA डिप्लोमा प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन, इन सभी के साथ जो है यूपीएससी प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा, इन सब की डिग्री भी दी जाएगी एंड यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। तो ये सभी की जो क्लासेस हैं 26 जून से स्टार्ट हो रही हैं। फिलॉसफी ऑप्शनल 23 जून से स्टार्ट हो रहा है एंड फिलॉसफी ही ऑप्शनल का स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम जिसमें कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। जो भी इस साल मेंस में अपेयर करने वाले हैं वो लोग इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 18 जून से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे एनहांसमेंट प्रोग्राम 24 जून से एंड स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 25 जून को है। सो स्कॉलरशिप टेस्ट तो कम से कम आप दे ही सकते हैं, है ना। तो आप कितना स्कोर करते हैं उसके बेसिस पे आपके उतने परसेंट जो है वो फी ऑफ हो जाएगी, वेव ऑफ हो जाएगी। सो दैट्स रियली वेरी गुड ना। एंड मैम के साथ जो है मैम की गाइडेंस में आपको अपना यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए मिलेगा। सो व्हाट एल्स यू वांट। चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनर्जी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है रिलेटेड टू गोल्डन जिकॉल, राइट। एंड यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे जो है 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कितने जो कथन है, कितने जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। दे कैन रिमेन नॉक्टर्नल इन एरियाज वेयर पीपल लिव, वैलीज, रिवर बैंक्स एंड ट्रिब्यूटरीज आर रिच इन देम। एंड IUCN रेड लिस्ट में इनका जो कंसर्न है, मतलब क्या कौन से लेवल पे आते हैं, सो दैट इज द लीस्ट कंसर्न। सो इसमें से बताना है कि आपको कौन से कथन, कितने कथन जो सही हैं, उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। ऑल ऑफ दोज आर करेक्ट, लीस्ट कंसर्न भी है ये। ओके सो इसका जो कॉमन नेम है, दिस इज द गोल्डन जैकॉल। एज यू कैन सी गोल्डन कलर, गोल्डन जैसा है, चमकदार। सो गोल्डन जैकॉल है, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैनिस ऑरियस। दिस इज द इसका साइंटिफिक नेम। इसकी जो हैबिटेट है ये आपको वैलीज में काफी अच्छी मात्रा में मिलेंगे, अलॉन्ग विथ इसके अलावा रिवर्स के आसपास, ट्रिब्यूटरीज के आसपास, कैनल्स के आसपास, लेक्स के आसपास, सी शोर्स जो हैं, फुट हिल्स एंड लो माउंटेन रीजन्स जो होते हैं वहां पे कम मिलेंगे। बाकी जो मैंने अभी बताया वहां पे आपको ये ज्यादा संख्या में मिलेंगे। ओके जैसे कि मैंने आपको बताया IUCN रेड लिस्ट में ये कहाँ पे आते हैं, लिस्ट कंसर्न में है, लेकिन वह ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये किस में आते हैं, शेड्यूल 2 में आते हैं। ओके शेड्यूल 2 में आते हैं। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे पूछ रहा है कालामाता, पटेंगा एंड टिक्सी। कालामाता, पटेंगा एंड टिक्सी ये जो जगहें हैं ये किस चीज के बारे में है, ये बेसिकली मतलब क्या है, ये जो प्लेस है किस चीज से रिलेटेड है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है, वन्य जीव अभयारण्य है, आयरन और रिजर्व्स है, लौह अयस्क भंडार है, पोर्ट्स है, बंदरगाह है, या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, पुरातात्विक स्थल है। क्या है ये,
सो ये सारी की सारी जो है वो बेसिकली पोर्ट्स हैं। तो आपको इसके लिए मैप देखना होगा। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, रशिया के इधर टिक्सी आ गया, ग्रीस के इधर यहाँ पे ये कालामाटा आ गया, एंड यहाँ पे जो पटेंगा है दैट इज देयर इन दी बांग्लादेश। ओके, सो ये सारे के सारे जो प्लेसेस हैं ये क्या है, पोर्ट है, सी के किनारे हैं, सो ये पोर्ट है सारी की सारी। ग्रीस कॉल्स शिप रेक साइट 100 स्फीयर ड्रोन इन दी होल्ड। सो बेसिकली ये जो है ऐसे ही खबर थी, बस उससे रिलेटेड हमने जो पोर्ट है उसका क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर दिया। प्लेसेस इन न्यूज, यूपीएससी प्लेसेस इन न्यूज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, नेशनल टाइम रिलीज स्टडी दैट इज NTRS 2023 रिपोर्ट। आपको बताना है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किसको रिलीज किया है। हाल ही में किस संस्था ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 की रिपोर्ट जो है उसको जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नीति आयोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसमें से जो है कौन सा करेक्ट आंसर है, किसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है? सो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड। अप्रत्यक्ष का मतलब ही है इनडायरेक्ट। दिस इज फॉर दोज पीपल हु डोंट नो हिंदी। ओके, हिंदी तो पता ही है लेकिन उतनी शुद्ध तरीके से नहीं पता है। सो ये CBIT जो है इन्होंने इस चीज को रिलीज किया है 2023 की ये जो रिपोर्ट है, इसमें क्या है, द रिपोर्ट प्रेजेंट्स द एवरेज रिलीज टाइम कैटेगराइज्ड बाय पोर्ट्स फॉर द करंट ईयर। CBIC रिलीजेस दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये जान लेते हैं, विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। सो द रिपोर्ट एम्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? पहला पॉइंट है असेस द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स द टारगेट्स ऑफ द नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान। ये जो एक्शन प्लान है वहां पर आपने जो टारगेट सेट किया हुआ है, यहाँ पे जो टारगेट सेट किया हुआ है वहां पे आप कहाँ पे हैं। जैसे कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, आपने क्या किया, वीकली टारगेट सेट कर लिया। वीकली टारगेट सेट जो किया है उसमें आपने कहाँ तक अचीव किए हैं, एंड ऑफ द वीक यू विल डेफिनेटली एनालाइज दैट थिंग। तो वैसा ही कुछ ये है। ओके, नेक्स्ट आता है evaluate the impact of trade facilitative initiatives, notably the path promptness program. Third is identify the challenges that hinder more expeditious reduction in the release time. Okay, chalo. Now let's move on to the next question. It is related to the Women 20 Summit. So ये जो है इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन से करेक्ट है। इट रिप्रेजेंट्स G20 एंगेजमेंट ग्रुप फॉर्मली। ओके, यह औपचारिक रूप से G20 सगाई समूह का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा बोला है विमेन्स न्यूट्रिशन इज अ की टॉपिक ऑन इंडियाज W20 एजेंडा। थर्ड इज ट्रांसफॉर्म, थ्राइव and transcend women led development is the theme of W20 summit। इस ये जो समिट हुई है उसकी थीम के बारे में यहाँ पे कह रहा है। ओके, महिलाओं का पोषण भारत के W20 एजेंडे का एक प्रमुख विषय है। ट्रांसफॉर्म, थ्राइव और ट्रांसेंड महिला नेतृत्व विकास W20 के शिखर सम्मेलन का विषय है। सो ये थीम है यहाँ पे कह रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3, 1 C, ऑप्शन C 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 जो है इसके आंसर है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि ये है क्या, क्योंकि विमेन एक ऐसा टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हमने थीम जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। इट एम्फसाइज द पाइवोटल रोल ऑफ विमेन इन ड्राइविंग सोसाइटल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस।
लेडीज का, विमेन का जो है एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट सोसाइटल एंड इकोनॉमिक फ्रंट पे जो है वहां पे उसको एम्फेसाइज करने की बात हो रही है। इंडिया W20 एजेंडा इज सेंटर्ड अराउंड 5 की प्रायोरिटीज। तो इसकी ना 5 प्रायोरिटीज है। पहला, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, ताकि विमेन्स जो है ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में जो है इसमें इन्वॉल्व हो। दूसरा है ग्रास रूट्स विमेन्स लीडरशिप, ग्रास रूट लेवल पे भी जो है लीडरशिप में आए, उभर करके आए, कौन, विमेन। तीसरा है ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड, ये जो एक्सेस की बात होती है, एक्सेस टू एंड यूसेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, तो ये एक्सेस प्रोवाइड करने की जो बात है उसको लेकर के, एंड दैट टू द इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी देयर इन द डिजिटल रियल्म। बहुत सारी ऐसे फैमिली है जो कि मैंने पर्सनली देखा है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट है, दे आर रियली वेरी गुड, nice girls, but they are not allowed to use the social media platforms. Khair, so next is the education and skill development. इनके जो एजुकेशन को बेटर करना एंड प्लस इनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसको बिल्ड करने के लिए, अच्छा खासा काम करने के लिए यहाँ पर ये प्रायोरिटी करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन्स इन्वॉल्वमेंट। सो विमेन के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से विमेन के इन्वॉल्वमेंट जो है हम इंक्रीज करें, ताकि हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज की तरफ जो है कॉन्क्रीट कुछ स्टेप ले पाए, कुछ अच्छा कर पाए उनकी भी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। ओके, सो दीज आर दी 5 की पॉइंट एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू चीते लुई नदी। ओके, आपको बताना है इससे रिलेटेड जो नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, दीज आर करेक्ट और नॉट। सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है, The very first statement is that it is situated in Assam. ये कहाँ पर है? यह असम में स्थित है, पहला कथन बोल रहा है। दूसरा statement is saying that it is one of the largest rivers of northeastern India. यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। Third statement is the river originates from the Bawangkwan range in north आइजवाल। ये जो है नदी उत्तरी आइजवाल में बावंगकॉन रेंज जो है वहां से निकलती है। आपको बताना है दैट विच ऑफ दीज, कितने जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर सही हैं। सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है, ये असम में नहीं है, इट इज देयर इन दी मिजोरम। ये कहाँ पर है? इट इज देयर इन द मिजोरम। इसकी जो अप्रोक्सीमेट है, इट फ्लोज फॉर अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स। जो रिवर तुई रियल है उसमें ज्वाइन करने से पहले ये 20 किलोमीटर जो है ये फ्लो करती है, उसके बाद जाकर के इस नदी में मिल जाती है, यानी कि ये ट्रिब्यूटरी है इस नदी की। ओके, सो दिस इज व्हाट इज रिलेटेड टू दिस चीते लुई रिवर। मिजोरम्स लार्जेस्ट रिवर इज चिमतुईपुई which originates over there in the Myanmar. मिजोरम की ये सबसे लंबी नदी है। Okay, so it is basically why it is a news because of the pollution. Obviously, नाम कितना सही यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम कितना सही यहाँ पे दिया हुआ है, that the Mizoram, I mean the title, Mizoram's Chite Lui River is crying for help. एंड हेल्प भी हम जैसे लोगों से जो जिसने की गलत किया है, मतलब पोल्यूशन, ऑब्वियसली बात है। सो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, एनक्रोचमेंट्स एंड बिजनेसेस सिचुएटेड नियर द रिवर्स बैंक हैव लेड टू पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द चीते लुई रिवर। रिसेंटली कल ही जो है एक्चुअली मैं व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बैक होम, देयर ऑन माय वे बैक मैंने देखा एक ऐप के ऊपर एड आ रहा था कि buy this flat and have a गंगा व्यू फ्रॉम देयर। तो गंगा जो है आप उस फ्लैट की तरफ से देख सकते हो। ओके, वहां से जो है गंगा व्यू मिलेगा, जैसे सी साइड का जो आपको एक तरीके से व्यू मिलता है वैसा। तो इट हैज बीन प्लान्ड ओवर देयर नियर बाय गंगा। तो एक तरीके से
जो फ्लैट में रहेंगे उनके लिए भी दिक्कत है, रिवर के लिए भी दिक्कत है, और पूरे एनवायरनमेंट के लिए भी दिक्कत है इस तरीके के जो प्लान्स होते हैं। तो ये जो प्लानिंग होती है, बिल्डिंग्स जब बनना स्टार्ट होते हैं तो आई फील कि गवर्नमेंट को तभी इस चीज को स्टॉप कर देना चाहिए, रादर देन पहले इसको डेवलप होने दीजिए, उसके बाद जो घर बन जाने दीजिए, उसके बाद जो है घर खरीद लेने दीजिए। जो हम जैसे लोग इतना ज्यादा मेहनत करके पैसा कमा करके घर खरीदे विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या हो सकती है इन द फ्यूचर, अगर बाढ़ आ गया या फिर बहुत भयंकर कुछ एनवायरमेंटल डिजास्टर वहां पे आ गए, then what will happen and all, without thinking about all those things। बस व्यूज अच्छे होने चाहिए सोच करके खरीद लिया, खरीद लेने दीजिए, उनके बाद तो वहां पे उनको लोन लेके घर ले लिए, देन वहां पे सेटल हो गए, उसके बाद जो है आगे चलो इसको तोड़ करके हटाओ। व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट? स्टार्ट होने से पहले ही किसी चीज को खत्म कर देनी चाहिए। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो शुरू हो तभी उसको जो है फिनिश ऑफ कर देना चाहिए। वाई टू वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो है मूल उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट टू फार्मर्स, procure and supply grains to PDS and keep a strategic reserve. Second is to promote agricultural exports, ensure food safety and regulate commodity markets. Third is to provide subsidies to farmers, promote organic farming and support rural development. And the last one is to regulate agricultural imports. Okay, इसके पीछे की जो चीजें हैं वो दिख नहीं रही हैं यहाँ पे। कृषि आयात को विनियमित करने, गुणवत्ता मानकों को लागू करने से रिलेटेड है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। सो वैसे भी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर नहीं है, तो उसके लिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? सो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए है। सो इसका क्या है? टू प्रोवाइड इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट टू द फार्मर्स, प्रोक्योर एंड सप्लाई ग्रेन्स टू द पीडीएस, ओके, एंड कीप स्ट्रेटेजिक रिजर्व एज वेल। सो एज एंड व्हेन, जब भी अगर कोई ऐसा जरूरत पड़ जाए कि हमको जो है अचानक अनाज की जरूरत है एंड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस टाइम ये पीडीएस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। हालांकि इन सबका जो सिचुएशन है वो भी बहुत खराब है, एंड यहाँ पे मैं एफसीआई की बात कर रही हूँ। सेंट्रल चेक्स प्राइस राइस बाय डिसकंटिन्यूइंग सेल ऑफ राइस व्हीट टू स्टेट्स अंडर ओएमएसएस। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज का, ओएमएसएस का? इट एम्स टू एनहांस द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, particularly wheat during the lean season and moderate open market prices, especially in deficit regions। जहां पर कि गेहूं जो है, पर्टिकुलरली गेहूं की यहाँ पे बात हो रही है, वीट की बात, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स बेसिकली। ओके, तो जब भी डेफिसिट रीजन्स, मतलब जब गेहूं की कमी हो रही है, तो उस टाइम जो है गवर्नमेंट रोल अपना प्ले करती है इन ऑर्डर टू मॉडरेट द प्राइस। ओके, इन ऑर्डर टू मॉडरेट द ओपन मार्केट, जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, उस चीज के लिए अब क्या है, बेसिकली किसी चीज की अगर कमी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एज यू कैन सी इन पाकिस्तान व्हाट इज हैपनिंग, आटा कितना ज्यादा कॉस्टली मिल रहा है, तो वैसा ही कुछ हो जाएगा इंडिया में भी। अगर हम इन्फ्लेशन को फिलहाल हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, चीजों की कमी है। ओके, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई इज वेरी लेस, सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जो प्राइस होती है वो शूट अप कर जाती है, बहुत ज्यादा जो है वो प्राइस इंक्रीज हो जाती है। सो किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली बात है दिस विल हैपन। सो इन ऑर्डर टू मॉडरेट दैट, उस चीज को जो है बैलेंस करने के लिए जो है गवर्नमेंट उस टाइम में सप्लाई करती है इस चीज की। सरप्लस स्टॉक सेल, एफसीआई क्या करता है, इट सेल्स द surplus stocks of wheat and rice through e-auctions in the open market। ओपन मार्केट में ई ऑक्शन के थ्रू ये व्हीट और राइस को जो है वो सेल कर देती है, जो भी सरप्लस होता है, एंड ये सारी चीजें सरप्लस में ही इंडिया में जो है वो ग्रो होती है। प्लेटफॉर्म क्या है इस चीज के लिए, इट इज कंडक्टेड ऑन द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, यहाँ पर होता है NCDEX, इस एक्सचेंज पर जो है इसको सेल किया जाता है।
Right. Now the reserve price. The government fixes a reserve price and bidders in the auction cannot quote less than this reserve price. एक प्राइस सेट कर दिया, सपोज 100 रुपए, ठीक है, सपोज 100 रुपए एक टन के सेट कर दिया, उससे नीचे आप नहीं बोल सकते कि हम 99 देंगे, नहीं, 1 रुपए भी कम नहीं. सो इट इज सपोज टू बी दैट ओनली. ओके, नाउ दी एफसीआई से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो एफसीआई को 1965 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर फूड कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1964. ओनरशिप एफसीआई कम्स अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है इसकी. ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में है. इसका 3 मेन ऑब्जेक्टिव है विच इज इंपॉर्टेंट. द वेरी फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट टू द फार्मर्स. फार्मर्स को जो है प्राइस सपोर्ट देना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोक्योरिंग एंड सप्लाइंग ग्रेन्स. प्रोक्योर करना, फार्मर से लेना, उसको जो है फिर सप्लाई करना कहाँ पे? पीडीएस सिस्टम में. दैट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पीडीएस में जो है इसको सप्लाई कर देना इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट, जो सब्सिडाइज्ड रेट में जो है लोगों को ये चीज देने के लिए. सब्सिडाइज्ड स्टेपल्स टू इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. थर्ड वन इज मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व टू स्टेबलाइज मार्केट्स फॉर बेसिक फूड ग्रेन्स. कि स्ट्रेटेजिकली कुछ जो है अपने पास रखे रहना, ताकि जब मार्केट में प्राइस जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका रेट इंक्रीज हो जाए तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी, जैसे कि अनाज यही हो गया, गेहूं हो गया, राइस हो गया, तो उस टाइम में मॉडरेट करने में, प्राइस को मॉडरेट करने में यही जो सरप्लस चीजें हैं जो एफसीआई रखी रहती है वो काम आती है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजेस फूड ग्रेन्स इन इंडिया. द वेरी फर्स्ट वन इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. Second is warehouse development regulatory authority and the third one is the railways. कौन जो है वो बेसिकली निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में खाद्यान्न का प्रबंधन करता है? कौन जो है मैनेज करता है? तो इसमें से देख लीजिए आप, छोटा सा जो थोड़ा सा भी जब दिमाग लगाएंगे तो आपको जो है इसका आंसर आराम से मिल जाएगा. ठीक है, सी है, यानी तीनों के ही तीनों है. तो जो ग्रेन मैनेजमेंट की जब बात आती है इंडिया में, तो ये गवर्नमेंट करती है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के, विच इंक्लूड्स एफसीआई. ठीक है, ये जो एफसीआई है वो आ गया. उसके बाद आता है सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, ये आ गया. इसके अलावा आता है वेयर हाउस डेवलपमेंट ये रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड रेलवेज एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स. ये सभी जो है वो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, क्योंकि एक का काम नहीं होता, ये सभी जो है साथ में मिलकर के इसको काम करते हैं. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करी इसाद आम जो है, इशाद आम, उसको उगाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ग्रोज द करी इशाद मैंगो? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र. इसमें से कौन सा स्टेट जो है वो इसको ग्रो करता है, उगाता है? बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर इज दी कर्नाटका. ठीक है, इशाद मैंगो जो है ये एक बहुत ही टेस्टी मैंगो है जिसमें बहुत सारा पल्प होता है, विच इज वेरी स्वीट एंड बहुत पल्प होता है. एंड इसको 400 सालों से जो है इसको ग्रो किया जा रहा है. सो इट इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, और यू कैन से एक तरीके से धरोहर बन गई है. 400 साल से इसको ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो गई है, एक धरोहर हो गई है हमारे देश के लिए. सो करी इशाद मैंगो ऑफ अंकोला इन उत्तर कर्नाटका गेट्स जीआई टैग. इसको जो है जीआई टैग मिल गया है. इसके स्किन जो होते हैं, ऊपर का जो छिलका होता है, स्किन जो होती है वो बहुत ही थिन है, पतली है, इसमें बहुत ज्यादा पल्प रहता है एंड बहुत ही स्वीट है, टेस्टी है. इस वजह से, एंड ये ऑब्वियसली बात है 400 साल से है, तो एक ये अपना अलग ही जगह बना ली है. नेक्स्ट आता है जीआई टैग. जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक किसी रीजन से आते हैं, जैसे चिकनकारी लखनऊ की है ना, लीची बिहार, राइट. तो वो स्पेसिफिक प्लेस को जो है वो टैग कर देते हैं कि ये चीज जो है वो यहाँ की है. ओके, तो आप कभी अगर उस प्लेस पे जाएंगे तो यू वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय दोज काइंड ऑफ थिंग्स, है ना.
तो geographical indication tag is a sign used to identify products that have specific geographical origins and possess qualities or reputations associated with that origin. Apart from that, it is commonly used for agricultural products. इसको जो है commonly हम agricultural products में use करते हो, या फिर कोई food stuff हो, wine हो, ड्रिंक, स्पिरिट ड्रिंक हो, कोई हैंडीक्राफ्ट हो, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, तो इस टाइप की चीज़ों को जो है जीआई टैग्स जो है वो जनरली मिलती हैं. द जीआई टैग का ये जो इनिशिएटिव है इसको 10 साल के लिए वैलिड रखा गया है, आफ्टर विच इट कैन बी रिन्यूड टू एंश्योर कंटिन्यूड प्रोटेक्शन. ओके, ताकि इसको जो है किसी तरीके से कोई कॉपी ना करे, है ना, कि ये ओरिजिन है, जैसे कि कंटेंट को लेके होता है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको, 3 कथन है, नहीं 2 ही कथन है सिर्फ. ओके, 2 statements है. The Ministry of New and Renewable Energy has joined the worldwide celebrations of 15th June as Global Wind Day. Second statement is wind energy is crucial to India's efforts to achieve its goal of having 50% of its electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2070. यहाँ पे कथन 1 कथन 2 दिया है, आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पे. राइट, सो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है. ओके, तो 15th जून इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज अ विंड ग्लोबल डे. मिनिस्ट्री ने जो है इसको सेलिब्रेट किया हुआ है. इंडियाज करंट पोजीशन इन विंड एनर्जी कैपेसिटी, करंट पोजीशन क्या है? विंड प्लेज a crucial role, okay, a crucial role in India's goal of having 50% of its electric power. इंडिया जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है. कब? इंडिया की गोल को अचीव, कौन सी गोल? 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बाय 2030. ओके, तो 2070 जो लिखा हुआ था 2070, सो दैट इज रॉन्ग, इट्स 2030. एंड जो नेट जीरो की बात हो रही है वो है 2070 तक. नेट जीरो 2070 तक की यहाँ पर बात हो रही है. इंडिया क्या है? इंडिया रैंक्स 4th इन विंड पावर कैपेसिटी. विंड पावर कैपेसिटी में इंडिया कहाँ पर आता है? 4थे नंबर पे आता है, जो कि काफी अच्छा है बेसिकली अपने लिए. विथ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इंडिया नाउ रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ विंड पावर कैपेसिटी. इट्स रियली वेरी गुड. चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लैंडफॉल. आप सभी लोग ने साइक्लोन की वीडियो देखी है कि नहीं देखी है? देख लीजिए, वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. लैंडफॉल डिफर फ्रॉम डायरेक्ट हिट. लैंडफॉल जो है वो किस तरीके से डिफर करता है, मतलब डिफरेंट है, भिन्न है डायरेक्ट हिट से. पहला है, लैंडफॉल रेफर्स टू द मोमेंट व्हेन अ साइक्लोन रीचेस इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी, व्हाइल अ डायरेक्ट हिट रेफर्स टू हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग अ साइक्लोन. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है दैट लैंडफॉल अकर्स, यहाँ पे लैंडफॉल जो भूस्खलन को लिखा हुआ है ये भूस्खलन नहीं है. ठीक है, ये कन्वर्ट करने में गड़बड़ हो गया, लैंडफॉल ही उसको पढ़िएगा. ठीक है, लैंडफॉल अकर्स व्हेन द कोर ऑफ हाई विंड्स कम्स ऑन शोर, व्हाइल अ डायरेक्ट हिट रेफर्स टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म रिमेनिंग ऑफ शोर. Third is landfall signifies a cyclone's movement over water, while a direct hit represents its movement over land. ये ऑब्वियसली होगा जब आपको जो है मीनिंग ना समझ में आता हो. लैंडफॉल एंड डायरेक्ट हिट आर टर्म्स यूज्ड इंटरचेंजेबली इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन. सो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी. ठीक है, तो लैंडफॉल अकर्स जब हाई विंड्स का जो कोर है वो ऑन शोर होता है, एंड डायरेक्ट हिट तब होती है जब जो उसका सेंटर है स्टॉर्म का वो ऑफ शोर होता है. ठीक है, शोर के पास नहीं है. सो यहाँ पे क्या है, लैंडफॉल तब होता है जब तेज हवाओं का केंद्र तट पर आता है, जबकि एक सीधा हिट, डायरेक्ट हिट, सीधा हिट लिखा हुआ है, तूफान के शेष अपतटीय
अपतटीय केंद्र को संदर्भित करता है। ओके, चलो, सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर। सो बिपरजॉय जो है, बिपरजॉय विपत्ति, ठीक है, बिपरजॉय साइक्लोन ने लैंडफॉल हुआ है उसका गुजरात में, एंड उसके इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। द लैंडफॉल एक्चुअली हो चुका है, एंड काफ़ी जो उसका खतरनाक उसका जो लैंडफॉल है वो देखने को मिला है, मतलब जो इम्पैक्ट किया है वहाँ पे, वो भी मैंने शो किया है साइक्लोन वाली वीडियो में, तो उसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडफॉल, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा जो है हिंट यहाँ पे दे रही हूँ। लैंडफॉल रेफर्स टू द इवेंट व्हेन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स फ्रॉम द सी ऑन टू लैंड। ये सी में जो है, ये सी में जो है साइक्लोन है, ठीक है, तो ये साइक्लोन मूव होते हुए जो है, ये एज सून एज इट हिट्स द ग्राउंड, ये जो लैंड है, ठीक है, इसको हिट करती है, तो दिस इज द लैंडफॉल। यहाँ पे जाकर के इसने क्या कर दिया, हिट कर दिया। व्हेन ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स फ्रॉम द सी ऑन टू द लैंड, यहां से सी से होकर के लैंड के ऊपर चली गई। सो व्हाट हैपेंड नाउ, वो लैंडफॉल वहां पर हो गया। वो लैंडफॉल आप समझ लीजिए कि आप पानी में चल रहे थे और लैंड पे जाकर के गिर गए। सो स्टॉर्म जो है वो पानी पे मजे में घूम रहा था और लैंड पे जाते ही वो गिर गया, एंड वहां पे जाते जाते जो है फिर स्लोली 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 ये स्टॉर्म जो एक तरीके से जो आंधी तूफान है वो धीरे धीरे फिर बाद में खत्म हो जाती है। Okay, the center of the storm, including its eye, crosses over the coast during this particular landfall. Okay, so this is what is related to the landfall. And अभी recently ये सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं, तो आपका एक तरीके से ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है। So this is what was actually related to our daily current affairs का MCQs। डू चेक आउट दीज थिंग्स। मैं पर्सनली फील करती हूँ कि यूपीएससी की प्रेपरेशन के साथ अगर आप कोई डिप्लोमा या फिर एमए कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म में। सो यू कैन चेक दीज आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट डेमो क्लासेस तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, फ्री में अवेलेबल है। मंडे को मेरी क्लास है, सो प्लीज़ डू कम एंड ज्वाइन। ऑफलाइन मिलते हैं। ओके, सो लेट्स wrap up over here and see you in the next video. And हाँ, एक और बात, आप लोग जो है आपकी डिमांड पे मैंने इसको लेकर के आई हूँ, तो कम ऑन शेयर इट, इसको वायरल करिए, एंड लेट्स meet in the another video. So bye bye, take care and have a great time.